नमस्कार, पांचजन्य के डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह बात करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की और उन संस्थाओं के साथ मीडिया के एक वर्ग की खास तरह की कदमताल की एक इकोसिस्टम की। फरवरी के दूसरे सप्ताह की बात है। प्रवर्तन निदेशालय या कहिए ईडी ने एक पत्रकार के खिलाफ जांच की और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उनकी करीब 1.25 करोड़ रुपए की जो बैंक जमा थी उसे अटैच कर दिया। ये जांच उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस की सितंबर 2021 की रिपोर्ट के आधार पर हुई थी और इसके बाद जो हुआ वो बड़ा दिलचस्प था। यूएन जिनेवा के हैंडल से उस पत्रकार के समर्थन में कुछ ट्वीट आए और ये उसका निहितार्थ था कि उस पत्रकार का न्यायिक उत्पीड़न किया जा रहा है, इसे तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। जब ये हुआ तो मन में कई तरह के सवाल उठे कि चाहे ये पत्रकार हों या यूएन जैसी बड़ी संस्था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरोकार और प्रगतिशीलता के नाम पर, बाकियों की ठेकेदारी के नाम पर कुछ लोग या कुछ संस्थाएं जो बड़ी दिखती हैं या बड़े होने का दम भरती हैं, वास्तव में बड़े दिखने के चक्कर में वो वास्तव में अर्थहीन हो गए हैं। चाहे यूएन की बात हो या उस पत्रकार की बात हो, कुछ लोगों को ये बात खटक सकती है कि ये कैसी तुलना है, मगर ये तुलना वास्तव में व्यावहारिक है। यूएन बात भले दुनिया की करे, मगर उसकी शक्ति सिर्फ कुछ हाथों में सिमटी हुई दिखाई देती है। यूएन में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस ये दिखाई देते हैं, मगर जो उसकी सबके सरोकार की बात होती है वहाँ पर लगता है कि शक्ति कुछ एक जगह पर केंद्रित हो गई है। उसी तरफ ये पत्रकारों की बात है। कुछ खास पत्रकार हैं, उनका रुतबा और रसूख बताता है, वो बात तो प्रगतिशीलता और मानवता की करते हैं, मगर उनका झुकाव सिर्फ कुछ वर्गों की तरफ दिखाई देता है और कुछ राजनीतिक पालों से उनका खास तरह का नफरत ये दिखाई देती है। यहाँ जब आप विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि भारतीय पत्रकारिता में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो मुस्लिमों को खास तरह की राजनीति का ईंधन समझते हैं। वो उम्मत की बात करते हैं, उन्हें मुस्लिम दिखते हैं, साथ ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी का विरोध दिखता है और भारतीय जनता पार्टी से भी आगे बढ़कर वो इस केंद्र में जो सरकार है उसका विरोध करना, जो निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं उनका विरोध करना, जो संवैधानिक पद हैं उन पर बैठे हुए लोगों पर आक्षेप लगाना और अंततः इस देश की पूरी व्यवस्था पर आक्षेप लगाना, इस काम में वो उनका झुकाव दिखाई देता है। दूसरी जो बात है कि क्या यूएन आज वास्तव में उतना प्रभावी है जितनी उसकी ताल ठोकी जाती है। यूएन के होते हुए भी आज हम यूक्रेन को देख रहे हैं और सीरिया का गृह युद्ध आप भूल नहीं सकते। ईरान इराक की लड़ाई इतनी लंबी कैसे चली, 3-4 लाख से ज़्यादा जानें इस युद्ध में गई हैं। जब लड़ाइयाँ हो रही हैं तो यूएन अपनी प्रासंगिकता कैसे बनाए रखे हुए है। इसी तरह जो प्रगतिशील हैं, जो पत्रकारिता में अपने सरोकारों की बात करते हैं, ज़मीन पर इनके कामों का असर हो या ना हो, ये सिर्फ खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के तंत्र के तौर पर, एक सिस्टम के तौर पर काम करते हैं। जो पत्रकारों की हम बात कर रहे हैं, उन पत्रकारों ने वास्तव में जमीन पर क्या काम किया है वो काम नहीं दिखता। इनकी प्रगतिशीलता और पत्रकारिता के कारण कितनी जिंदगियां बदल गई हैं। जब ये सवाल लोग पूछते हैं तो शायद उनके पास शून्य के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। तीसरी जो बात है कि कथनी से उलट करनी जब दिखाई देती है तो कुछ और पर्दे उघड़ जाते हैं। यानी बातें बड़ी बड़ी मगर ज़मीन पर कार्रवाई सिफर होती है। महज बयान देकर कोरी बुद्धिजीविता निभाते हैं और इस तरह एक दूसरे के साथ एक इकोसिस्टम काम करता है, एक तालमेल काम करता है कि आप भी कुछ मत कीजिए, हम भी कुछ नहीं करेंगे, मगर पूरी दुनिया इस मुगालते में रहे, इस भ्रम में रहे कि इन्हीं के बूते सारी चीज़ें चल रही हैं। ये दोनों ही बदलाव का दावा करते हैं। मीडिया के जिन वर्गों की हम बात कर रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ऐसी संस्थाएं जिनकी हम बात कर रहे हैं, दोनों ही जगह ये दिखाई देता है। यूएन की अगर हम बात करें तो 193 सदस्य देश हैं। यूएन प्रस्ताव पास कर सकता है, खास कानून बना सकता है, शांति सेना तैनात कर सकता है। इसी तरह ये जो स्वयंभू प्रगतिशील हैं, सेकुलर धड़े का दम भरने वाले जो लोग हैं पत्रकारिता में, वो इन चीज़ों पर धारणा बना सकते हैं, मोर्चे निकाल सकते हैं,
मगर क्या वास्तव में किसी समस्या का समाधान इनके पास है, या समस्या खड़ी करना ही इनका उद्देश्य है? ये भी एक देखने वाली बात है कि चाहे यूएन हो, चाहे इस तरह की मीडिया के भीतर या सिविल सोसाइटी के नाम पर ये जो प्रगतिशील बिरादरी दिखाई देती है समाज में, ये हिंसक तत्वों की ओर से लगातार आंखें मूंदे हुए दिखाई देते हैं। जहां वास्तव में मानवता के लिए खतरे हैं, वहां इनकी बोलती बंद रहती है, या सिलेक्टिव साइलेंस या चुनिंदा चुप्पियों की बात कहें तो आपको दोनों जगह दिखाई देंगे। यूएन में भी ये दिखाई देगा और इस तरह की पत्रकारिता में भी आपको दिखाई देगा। यूएन की अगर बात करें तो जो 193 देशों की बात की हमने, उसमें से 26 देश हैं केवल जहां पूर्ण लोकतंत्र है, और इसके उलट यानी लोकतंत्र के उलट आपको उत्तर कोरिया, चीन, ईरान, सीरिया, ये सभी यूएन के पूर्ण सदस्य हैं यानी फुल मेंबर हैं। अगर आप ये देखें तो लोकतंत्र बनाम तानाशाही या हिंसा को पोसने वाली मनमानी, उसका एक खास असंतुलन यूएन जैसे मंचों पर दिखाई देता है। और जो हम पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, वो जो बिरादरी है वो वॉशिंगटन पोस्ट में बड़े बड़े लेख लिख सकती है, न्यूयॉर्क टाइम में छप सकती है, आपको प्राइम टाइम में डिबेट में दिख सकती है। ऐसे पत्रकार सवाल उठाते हैं, और सवाल भी किस तरीके के उठाते हैं कि एक बार बगदादी को एक सीधा सा मजहबी गुरु बताया उन्होंने। अमेरिका ने जब कार्रवाई की तो उसमें आईएसआई प्रमुख बगदादी के लिए वॉशिंगटन पोस्ट से एक ट्वीट आया था कि एक सीधे साधे धार्मिक गुरु के साथ अमेरिका ऐसा कैसे कर सकता है। तो आप इस तरह की पत्रकारिता को कैसे देखेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या बगदादी सीधा साधा था? जो लोगों का खून बहाए वो सीधा साधा होता है? ऐसे प्रगतिशीलों और तानाशाह देशों जहां मानवाधिकार कुचले जा रहे हैं, जहां यूएन ने पूरी शक्ति दे रखी है, पूरी मान्यता दे रखी है उन देशों को, ये एक जुगलबंदी है जो लोकतंत्र और मानवाधिकार के विरुद्ध कई बार मोर्चाबंदी करते हुए साथ चलते हुए दिखाई देती है। और अगर आप इसे डिकोड करें, थोड़ा और समझने की कोशिश करें, तो एक दूसरे को पोषने वाला एक तंत्र बन गया है, स्वहित के पोषण का तंत्र बन गया है। इस कसौटी पर भी इन्हें जाना चाहिए कि इनका जो विशाल काय तंत्र है या बड़े बड़े आभा मंडल हैं, ये स्वहित पोषण का तंत्र बन के तो नहीं रह गए। उन पत्रकार की बात करें जिनकी जांच हुई तो उसमें सीधे सीधे 2-3 मामले हैं। उन्होंने 3 बातों के लिए क्राउड फंडिंग के माध्यम से पैसा जुटाया था। अप्रैल मई 2020 की बात है। पहली बात थी कि झुग्गी वासियों और किसानों के कल्याण के नाम पर चंदा दीजिए। फिर जून सितंबर में उन्होंने एक दोबारा से अपील उनकी थी कि असम, बिहार और महाराष्ट्र में राहत कार्य के नाम पर चंदा दीजिए। और फिर मई जून 2021 में कोविड-19 से प्रभावित लोगों की मदद, सहायता के लिए उन्होंने एक रकम समाज से उगाही। मगर इसमें से जो कुल राशि थी वो 2.7 करोड़ रुपए की राशि थी। उसमें से सिर्फ 1.25 करोड़ रुपए खर्च किए गए, और बाकी की सारी जो रकम थी उसमें से अभी 90 लाख रुपए का उन्हें भुगतान करना है। और ये पूछने पर कि जब हिसाब किताब की बात की गई तो उन्होंने 50 लाख रुपए छोड़ दिए जो लाभार्थियों तक पहुंचे ही नहीं। इसमें एक खेल चल रहा था। वो जो पत्रकार हैं उन्होंने अपने पिता और अपनी बहन के नाम पर खाते खुलवाए और उन खातों में ये पैसे मंगवाए। यानी कि जो मदद लोगों की होनी थी उसके लिए जो रूट उन्होंने इस्तेमाल किया वो बड़ा दिलचस्प है, जिससे ये सारे सवाल खड़े होते हैं। और आप एक चीज़ और देखेंगे कि जो लोग सरोकार की बात करते हैं उन्होंने एक और खेल किया। गरीब, किसान और कोविड पीड़ितों की बात की गई, मगर रमजान के महीने में जकात के नाम पर मुसलमानों में ये पैसा बांट दिया गया। जकात वास्तव में एक मजहबी काम है, और रमजान, ये अगर आप देखेंगे मुसलमानों के लिए जो फर्ज गिनाए गए हैं उसमें से जकात भी एक है। यानी आप समाज से चंदा जुटाकर और जिन लोगों के लिए पैसा जुटाया उन्हें ना देकर मुस्लिम समुदाय में देना चाहते हैं और बदले में उसके पुण्य भी कमाना चाहते हैं। ये बड़ा एक दिलचस्प खेल चल रहा था। और जब इस पर सवाल उठे तो हर जगह से सवाल उठने लगे। अगर आप वास्तव में दीन दुखियों के लिए औरों से पैसा लेकर काम करना चाहते हैं तो क्या वास्तव में ये मदद गिनी जाएगी? क्या आप सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करेंगे तो क्या ये प्रगतिशीलता है? क्या ये सरोकार की बात है? ये किस तरह का काम है? आप हैं क्या?
आप प्रगतिशील हैं या मानवता के नाम पर पलते हुए आप परजीवी हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और अंत में एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि लोकतांत्रिक देश हमेशा तानाशाह देशों से ऊपर हैं, ये यूएन को समझना पड़ेगा। वो देश कानून से चलेंगे और तुम्हारे ट्वीट से नहीं चलेंगे। ये पत्रकार जैसे जो लोग हैं, जो जिन्हें इंसान की बजाय, संविधान की बजाय सिर्फ शरिया दिखता है, इन्हें जान लेना चाहिए कि ये देश कानून और संविधान से चलता है। ये हिजाब के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, मदद के नाम पर लोगों से पैसे मांगते हैं, और जब गबन करके फंसते हैं तो अपने बचने के लिए छद्म रसूख के नाम पर उसका एक आभा मंडल का प्रयोग करते हैं। ये थोथे रसूख हैं, बदली हुई दुनिया में ये रसूख चलने वाले नहीं हैं। ये दुनिया बहुत ट्रांसपेरेंट है, डिजिटल दुनिया जो है, और जो जिसे आप ग्लोबल विलेज भी कहते हैं, ये बड़ा पारदर्शी है, और जितना पारदर्शी है उतना ही रैशनल यानी तर्कशील भी है। तकनीक की कैंची ने इस मनमानी पर बहुत लंबे समय चली होगी, मगर इस मनमानी पर इस रसूख के पर कतरने का काम इस तकनीक की कैंची ने भी किया है। और एक बात मैं अंत में कहना चाहूँगा कि प्रगतिशीलता के जो परजीवी तंत्र हैं, जो एजेंडाधारी पत्रकारिता के लिए खूब पुरस्कार जुटाए होंगे उन्होंने, अब संयुक्त राष्ट्र को अपने उस रिपोर्टियर का जो ट्विटर हैंडल है उसको आंतरिक रूप से पुरस्कृत करना चाहिए, क्योंकि दागी चेहरे को बचाने के लिए एक ट्वीट से इस हैंडल ने संयुक्त राष्ट्र की जैसी छीछा लेदर कराई है, जैसी किरकिरी कराई है, उसका एक अलग ही कीर्तिमान है। ये जानते हुए कि आपके ट्वीट से नहीं ये देश संविधान से चलेंगे, ये शरिया से नहीं चलेंगे, और लोगों की मनमानी अब नहीं चलेगी। ये बात समय की आवश्यकता भी है और आज का सबसे बड़ा सवाल भी।